हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एमआरएस की जो है पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो आज हम उसी पीजीटी हिंदी का सिलेबस को देखेंगे कि एमआरएस के लिए अगर हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है। इस सिलेबस को आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी से काफ़ी अलग दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही सारे रूल केवीएस जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से अलग भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें खंड कम है इतिहास एवं साहित्य। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का नाम भी दिया है, जिससे हमें की तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए आपको बेस्ट बुक्स भी बताऊंगी। कुछ बुक्स मैंने लिख ली हैं, कुछ अभी बाकी है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। आगे वाली वीडियो में कल से जब हम इसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, उसमें आपको कुछ बेस्ट बुक्स बताऊंगी जो कि आपको एमआरएस पीजीटी हिंदी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आइए फिलहाल हम लोग इसका हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप चाहें तो इसे एक जगह नोट करके रख सकते हैं, तो प्रिंट करा कर निकाल कर आप अपने घर में जहाँ चिपका कर रख सकते हैं, ताकि आपको रोज़ उसे देखते रहें तो आपको ये फील हो कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी भी बाकी आपको क्या की चीज़ें पढ़नी है। खंड कम है इतिहास एवं साहित्य। इसमें पहला ही दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हमें करना है। और इसके अंतर्गत हम कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव और प्रत्येक युग के, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो या फिर रीतिकाल हो, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उन लेखकों की भाषा शैली। अब आदिकाल में बात करें हमें किन किन कवियों को पढ़ना है, तो चंद्रवर दाई, अमीर खुसरो और विद्यापति। भक्ति काल में देखेंगे तो आपको इसमें दोनों धाराओं को पढ़ना है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, इनको आपको पढ़ना है। और सगुण भक्ति धारा में देखें तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसको भी आपको पढ़ना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस टाइपिंग हो गया है। और तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई और अष्टछाप के जो कवि हैं, इनका आपको अध्ययन करना है भक्तिकाल के अंतर्गत। अब बात करते हैं तो रीतिकाल। रीतिकाल में जैसा कि आप जानते हैं 3 धाराएं चली थी, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त। तो इन तीनों में हमें इन कवियों का अध्ययन करना है, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर। इन कवियों की रचनाएं, उनकी भाषा शैली कैसी थी, इनका हमें अध्ययन करना है। अब आ जाते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में भी हमें उस समय की युगीन परिस्थितियाँ क्या रही थी, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, उनकी विशेषताएं और उनकी भाषा शैली कैसी थी। इसमें भी आप जानते हैं कि कई सारे खंड हो गए आधुनिक काल में भी। जैसे पहला है आपका भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में हमें इन लेखकों का अध्ययन करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। 3 यहाँ पे दिए गए हैं मुख्य रूप से। अब द्विवेदी युग में आ जाते हैं, तो इनमें जिन जिन लेखों को इन लोगों ने सम्मिलित किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, इनका अध्ययन करना है। छायावाद के अंतर्गत आपको जो इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, उन 4 स्तंभों का ही हमें अध्ययन करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद में देखें तो सुमित्रानंदन पंत इसमें भी हैं, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, इन कवियों का अध्ययन करना है। प्रयोगवाद के अंतर्गत मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। और नई कविता के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह, इन सभी कवियों का अध्ययन आपको जो है करना है। आगे देखते हैं गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। गद्य में और अन्य विधाओं का जैसे प्रारंभ किस प्रकार हुआ, विकास किस प्रकार हुआ, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, प्रमुख साहित्यकार कौन थे और उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। और उसमें भी आप जानते हैं जैसा कि गद्य विधाएं बहुत सारी होती हैं, तो इन सभी विधाओं का हमको विस्तृत परिचय पढ़ना है। आइए देख लेते हैं कि ये विधाएँ कौन कौन सी हैं। तो निबंध है, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं का हमें विस्तृत परिचय पढ़ना है। मतलब कि इनका विकास किस प्रकार से हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, और उसके बाद इस जैसे उपन्यास है तो उपन्यास विधा के जितने भी प्रमुख लेखक हैं उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, ये सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है।
कौन सा किस वर्ष प्रकाशित हुआ, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाएंगी। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में देखें आप तो यहाँ पे जैसा दिया गया कि निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, इन सभी पर आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 विषय परक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ऊपर आपके जो कवि दिए गए थे वहीं आपके यहाँ भी दिए गए हैं, अमीर खुसरो से लेकर अज्ञेय तक। और यहाँ पे ये बता दिया गया कि एमए तक के पाठ्यक्रम में आपने इन कवियों की जो भी कविताएं पढ़ी होंगी उन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने एमए किया होगा तो आप जानते हैं कि आपने उस सिलेबस में, एमए के सिलेबस में इन कवियों की कौन कौन सी कविताओं को पढ़ा है, उन्हें एक बार आप ज़रूर तैयार कर लें। और उसके बाद कुछ गद्य लेखक के नाम भी दिए गए हैं। इससे व्याख्या से संबंधित अंश मिलेगा आपको देखने के लिए, स्पष्टीकरण और भाषा शैली पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये लेखक ऊपर भी बताया गया है, आप फिर से इन्हें देख सकते हैं। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी गद्य विधाओं में जो रचनाएं हैं इनकी, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा शोभती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ा होगा, बस उसे एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार आप अब रिवीजन कर लीजिए, अगर आपके पास नोट्स है तो सही है, नहीं है तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए और एक बार एग्ज़ाम से पहले कर लीजिएगा इनकी रचनाओं को, तो भी आपको चीज़ें आसानी से याद आ जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है खंड क के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। तो आप जानते हैं कि आपने अभी ऊपर जिन भी कवियों और लेखकों को देखा तो उनका जीवन परिचय है, रचना, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रखनी है, वहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब खंड ख में है व्याकरण एवं रचना। तो आइए देख लेते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में है आपका शब्द विचार एवं शब्द भंडार, जिसके अंतर्गत आपका देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सभी आ जाएगा। शब्द भेद हो गया, अर्थ हो गया, रचना, स्रोत, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, फिर आपका जैसे पर्यायवाची, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब भी पढ़ना है शब्द विचार के अंतर्गत। पद में देखें तो पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग एवं पद परिचय, ये सभी आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक आप देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर लग रहा होगा एनसीईआरटी से, और ये व्याकरण के टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी से लिए ही गए हैं। वाक्य विचार में देखें तो वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, दोनों ही आपको पढ़ना है। वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों ही संधियों को आपको पढ़ना है। अब देखते हैं अपठित बोध। फिर जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर आप पहले भी केवीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और बाकी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो व्याकरण के किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इन्हें तैयार कर रखा होगा, सिर्फ एक बार रिवाइज़ की ज़रूरत होगी। बाकी साहित्य है तो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए हमें साहित्य को शुरू से लेकर अंत तक फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं अपठित बोध। इसमें आपका काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपसे रस और अलंकार से प्रश्न किए जाएंगे कि इन पंक्तियों में किस प्रकार का अलंकार है या कौन सा रस है। गद्यांश भी आपका साहित्यिक और वर्णनात्मक होगा। आगे 3 देखें तो समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय है। उसके बाद चौथा दिया आपका काव्य शास्त्रीय अध्ययन। तो साहित्य का अर्थ क्या होता है, स्वरूप, उद्देश्य, ये सारे जो टॉपिक हैं आपको ये आपकी एमए की बुक्स में आसानी से मिल जाएंगे। साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएँ, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है आपका, काव्य गुण में प्रसाद, माधुर्य, ओज और काव्य दोष की विस्तृत जानकारी। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में जब मैंने काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे तो बताया था कि काव्य गुण और काव्य दोष कितने होते हैं, तक किसने किसने माना है। तो आप मुझे कमेंट कर ये बताएं कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं।
और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो बिल्कुल बता पाएंगे, और आप पहले से जानते होंगे तो भी बता पाएंगे कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए है छंद ज्ञान। छंद में आपके वर्णिक और मात्रिक दोनों ही छंदों को पढ़ना है। तो जितने भी छंद वर्णिक में आते हों चाहे मात्रिक में आते हों, उन सभी का अध्ययन करना है। अलंकार में भी आपको सभी अलंकारों का अध्ययन करना है, जैसा यहाँ पे दे दिया गया है कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और जो कुछ नए अलंकार आए हैं उन सबको हमें पढ़ना है। अब आते हैं खंड क पे। खंड क में आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास था, जिसमें गद्य साहित्य भी था, उसका विस्तृत अध्ययन था। और खंड ख में आपने देखा कि व्याकरण था। खंड ग में है लेखन कौशल और पत्रकारिता। आइए इसे भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पत्रकारिता से संबंधित विषय में आपको प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न, जिसमें आपका व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालयी हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवचता स्वरूप निर्माण, ये सभी आपको व्यवहारिक लेखन पर इससे जो है प्रश्न आएगा और आपको इन टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। 3 है सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में। इसमें देखिए आपका कहानी का कविता में रूपांतरण किस प्रकार होता है, अनुभवों के आधार पर लेखन और दिए गए विषय पर कविता या फिर लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। चौथा है आपका विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी या फिर कविता लेखन। तो फ्रेंड्स ये था आपका पीजीटी हिंदी का सिलेबस। इसमें आपके 3 खंड थे। एक आपका हो गया पत्र लेखन से संबंधित, दूसरा व्याकरण से संबंधित और तीसरा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर गद्य विधाओं का जो भी विकास या प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका EMRS पीजीटी हिंदी के लिए सिलेबस था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया होगा, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी लास्ट डेट बाद में है, हम बीच में अप्लाई करेंगे, उन्होंने भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग 2 से 3 महीना है आपके पास, और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो बिल्कुल अच्छे से की जा सकती है। आप जितने भी घंटे पहले पढ़ाई करते हो उसमें थोड़ी सी घंटों की संख्या जो बढ़ा दीजिए, थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।